आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या होनी चाहिए बाजार की चाल, कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स फोकस में रहेंगे निकुंज की नज़र में। और अब हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ के एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया जी जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। ये ट्रंकेटेड वीक रहने वाला है और बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में क्या कुछ पोजिशनिंग होनी चाहिए और सर आपकी नज़र कहाँ पे है? देखिए, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत सिलेक्टिव है। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे शेयर मार्केट के अंदर जो हमने दिसंबर जनवरी में देखा था, नवंबर दिसंबर में देखा था, उस प्रकार की कोई लहर है मार्केट के अंदर। हमने जो लास्ट वीक देखा, हमने देखा था कि बिग शेयरों में ब्रेकआउट हुआ है, वो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मार्केट के अंदर चर्न हो रहा है, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर वॉलिटिलिटी आ चुकी है, वहाँ पर हर चीज़ 52 वीक हाई पर नहीं है। और मार्केट के अंदर लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। मगर जब हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि ये विश्व में और ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। जापान मुस्तैदी से बढ़ रहा है, नैस्डैक ऑल टाइम हाई पर है। 3 मार्केट्स को मैं हमेशा देखता हूं जो हमें बताते हैं ट्रेंड कहाँ जा रहा है। नंबर 1 इंडिया ऑल टाइम हाई, नंबर 2 नैस्डैक ऑल टाइम हाई, और जापान के अंदर भी अगर आप देखें तो एक प्रकार की कॉन्ट्रा बाइंग चल रही है। तो ग्लोबली इस समय सपोर्ट अच्छा है। और इस मार्केट के अंदर क्योंकि हम बात कर रहे थे कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद क्या उसको दिशा मिल गई है। और अगर मार्केट को दिशा मिल गई है तो 1000 पॉइंट की भी निफ्टी रैली तो वो 200-300 पॉइंट पे नहीं रुकेगा, वो 1000 से 1200 पॉइंट की रैली ज़रूर आ सकती है। मार्च के अंदर कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है, क्योंकि कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है तो मार्केट के अंदर जो मूड रहेगा वह लिक्विडिटी, मोमेंटम और डायरेक्शन जो रहेगा उन पर बेसिस रहेगा। क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ अच्छे हैं, लिक्विडिटी इस समय ठीक ठाक है, और लोकली हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप एंड स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप में लार्ज कैप आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो बड़े शेयरों पर नज़र रखें, वहीं पर मुझे आउट परफॉर्मेंस दिखती आती है। अच्छा, बड़े शेयरों की बात करें तो स्टील सेक्टर काफ़ी एक्शन में है। पिछले पूरे हफ्ते उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाया, पर सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई है सर, उसमें कई सारे स्टील काउंटर्स पे उन्होंने टारगेट प्राइस घटाया है। पर पिछले 1-2 हफ्ते में हिंडाल्को ऐसा स्टॉक था जो उनको पसंद आ रहा है। ऐसे में सर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो स्टील सेक्टर को कैसे देखें और कैसे पोजिशनिंग करें? देखिए, शायद सीएलएसए की रिपोर्ट से मैं इतना सहमत नहीं हूँ, बिकॉज मेरा मानना है कि जीडीपी में आपको एक अपसाइड आ रही है। जब जीडीपी में अपसाइड आती है, नॉर्मल जीडीपी अच्छी चलती है, तो स्टील सेक्टर के अंदर हमेशा मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। तो डिमांड को लेकर के मुझे समस्या नहीं लगती है। दूसरी, चाइना के आंकड़े इतने ख़राब नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब ये भी बात चल रही है कि चाइनीज़ अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर देंगे। अगर डिवैल्यूएट करते हैं तो चाइना में और हम ग्रोथ देख सकते हैं, हो सकती है। तीसरा, अगर आप देखिए कोल के प्राइसेस नीचे आ चुके हैं ईयर ऑन ईयर एंड मंथ ऑन मंथ। ईयर ऑन ईयर में काफ़ी गिरावट आई है, मंथ एंड मंथ में भी गिरावट आई है। कोल एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, 20% से ज़्यादा कोल का जो रॉ मटेरियल है वह स्टील कंपनी से आता है। तो हालांकि स्टील एक ग्लोबल सेक्टर है जिसके अंदर एक क्लियर व्यू लेना हमेशा मुश्किल होता है, बिकॉज ये प्राइसेस ग्लोबल डिनोमिनेटेड होती हैं। मगर मेरा मानना है कि डिमांड जो तीन जगहों से हमें पता लगता है, ग्लोबल कैपेसिटी, ग्लोबल डिमांड और ग्लोबल रॉ मटेरियल्स। अगर डिमांड आप देखें तो ग्लोबल डिमांड इतनी ख़राब नहीं है, रशिया से ज़्यादा स्टील नहीं आ रहा है, चाइना इंडिया के अंदर स्टील की खपत बढ़ रही है। तीसरा, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वह नीचे आ रहे हैं, स्पेशली ऑन द कोल फ्रंट। एंड चौथी, अगर आप बात करें वैल्यूएशंस भी इतनी ज़्यादा मुझे स्ट्रेच नहीं लगते हैं। क्या आप बोल सकते हैं कि इन स्टील स्टॉक्स के अंदर अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है? निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे एनालिस्ट से बातचीत करने पर ये समझ में आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा फ्रंट लाइन शेयर्स पे रहो अभी आप, क्योंकि लीडरशिप दिखेगी तो फ्रंट लाइन में भी बहुत पैसा बन सकता है। सर, फ्रंट लाइन में तो रिलायंस भी है और एचडीएफसी भी है। एचडीएफसी तो बिल्कुल ही नहीं चला अभी, और रिलायंस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं चला। इन दोनों के बिना हम ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अगले ये दोनों मेजर शेयर ड्राइवर होंगे और हमको और आगे लेके जाएंगे? भी रिलायंस तो चल चुका है। देखिए, अगर आप 2 महीने की चार्ट की बात करें या इस साल की बात करें तो आई थिंक रिलायंस विल बी वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द निफ्टी। रिलायंस शायद इस साल 15% चला है। चार्ट्स देख लेते हैं, डायरेक्टर साहब फाइल करें, जहाँ तक मुझे याद है, आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग। इस YTD चेंज अगर आप देखें रिलायंस का, हालांकि 2 महीने ही पूरे हुए हैं, लगभग 2 महीने, रिलायंस करीब 15% चला है। तो 15% मूव रिलायंस के लिए एक बहुत ही बड़ी मूव है। रिलायंस के अंदर आप जियो की वैल्यू अगर आप ऐड कर दे 300 रुपये और होता है, तो रिलायंस एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस में है। HDFC बैंक से मैं सहमत हूँ, मगर HDFC बैंक के कारण है जिसकी वजह से वह नहीं चल रहा है। मार्केट को उन्होंने बोला था कि वो 15 से 16% ग्रोथ करेंगे, अब जो ग्रोथ हो रही है वो 12 से 13% हो रही है। नियर टर्म में समझ में मार्केट को आ गया है कि वो निम्स को अंडर प्रेशर रखेंगे। अगर निम्स को अंडर प्रेशर वो रखते हैं तो उसकी वजह से जाहिर सी ग्रोथ अंडर प्रेशर रहेगी, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि टॉप लाइन इतनी ज़्यादा
ग्रो नहीं करेगी। अगर वो क्रेडिट ग्रोथ को स्लो रखते हैं तो टॉप लाइन नीचे रहेगी, जिसका मतलब है कि FY25 इज़ नॉट गोइंग टू बी बम्पर ईयर फॉर HDFC बैंक। और शायद इसी बात को लेकर के मार्केट इस समय थोड़ा इतना एक्साइटेड नहीं है। आपको उन क्षेत्रों की तरफ मूव करना पड़ेगा जहाँ पर ग्रोथ आपको लगता है कि पिछले 2 साल से या पिछले 2 क्वार्टर से ज़्यादा है। तो रिलायंस की जो ग्रोथ आ रही है वो आने वाली FY25 में ज़्यादा रहेगी, HDFC बैंक की कम रहेगी। तो हालांकि HDFC बैंक एक लार्ज स्टॉक है, हाईएस्ट वेटेज है, मगर उसके टेक्निकल फैक्टर्स इस समय एट प्ले पर है, जिसकी वजह से वो अंडर परफॉर्म करेगा। दूसरा, HDFC बैंक के अंदर डिम्पी अगर आप देखें तो सब एक प्रकार से HDFC बैंक के अंदर फुल्ली इन्वेस्टेड है। मतलब अगर मैं हाथ का इशारा करूं तो HDFC बैंक सबके यहाँ तक है। तो नया बायर जब तक नहीं आएगा HDFC बैंक के अंदर, ग्रोथ जब तक वापस नहीं आती है, वो स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। जी निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। अब देख रहे हैं कि इलेक्शंस को लेकर भी हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो आपका क्या मानना है कि इलेक्शन के अराउंड कोई स्पेसिफिक कोई रणनीति बाजार में बना के शुरू कर देनी चाहिए? और दूसरी चीज़ कि कौन से सेक्टर्स हैं जो आपके हिसाब से 2 या 3 जहां पर विशेष ध्यान देना चाहिए? देखिए, इलेक्शन की जहाँ तक बात है, मार्केट इस बार इलेक्शन को लेकर के एकदम भी चिंतित नहीं है। और जो प्री इलेक्शन रैली की जो बात हम कर रहे हैं, मुझे लगता है प्री इलेक्शन रैली का कुछ बड़ा हिस्सा आपको जनवरी और दिसंबर के महीने में ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे लगता है कि उस बात पे ज़रा गौर करना चाहिए कि स्टेट इलेक्शन के बाद मार्केट के अंदर जो प्री इलेक्शन रैली का जो मूव था, मुझे लगता है कि आ चुका है। दूसरा, आपने क्षेत्रों की बात करी तो देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा सरकार का फोकस कहाँ पर है और सरकार की बड़ी टेलविंड कहाँ पर है। तो डिफेंस, रेलवेज, इनके अंदर सरकार की टेलविंड है और रहेगी, मगर कहाँ नहीं टेलविंड आ सकती है। मेरा मानना है कि एग्री रिफॉर्म्स हैं जिसमें सरकार इस समय थोड़ा अपने प्लान से पीछे चल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, और स्पेशली मोदी 3.0 के अंदर जो बड़ा एक रिफॉर्म आ सकता है जो देश में नहीं हुआ है, वह एग्री रिफॉर्म। सो एग्री रिलेटेड थीम्स पर नज़र रखें। मुझे लगता है कि वहाँ पर मई के बाद, जून के बाद, जुलाई के बाद बड़े रिफॉर्म्स आ सकते हैं। सेकंड, अगर आप देखें, हम बात कर रहे हैं रेलवेज़ की, मैं नई बात नहीं कर रहा हूं, मगर रेलवे से रिलेटेड मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भाई रेलवे और कोल इंडिया ने टाई अप करा है कि कोल की जो समस्या है उसको कैसे कम करा जा सकता है, उससे कितनी बड़ी सेविंग आएगी। तो उस प्रकार की छोटी छोटी थीम्स पे ज़रूर नज़र रखिए। तीसरा, पावर के अंदर नज़र रखिए। देखिए डिम्पी, सृष्टि, अभिषेक, इलेक्शन आने वाले हैं, गर्मी आने वाली है, और मेरा मानना है कि इलेक्शन और गर्मी से राहत इलेक्शन से जब मिलती है, जब आपको बिजली मिलती है। तो मुझे लगता है कि बिजली की डिमांड को लेकर के अपटिक ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। पावर कट से समय नहीं होंगे, स्पेशली अप्रैल, मई और जून के महीने में, तो पावर डिमांड आ सकती है। पावर डिमांड से रिलेटेड यूटिलिटीज़ हैं, उन पे भी ज़रूर नज़र रखें। ठीक है, शुक्रिया निकुंज सर जुड़ने के लिए और अपने बहुत ही बेहतरीन इंसाइट्स शेयर करने के लिए। तो डिफेंस हो गया, पावर हो गया, रेलवे हो गया, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो मोटा मोटी आप बिल्कुल अपने ध्यान में लेके चल सकते हैं, और जो भी तर्क आपको बताए गए हैं वो तो काम करेंगे ही अपने। लेकिन चलिए, अब वक्त